नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में बजट पेश होने पर मुहर लग चुकी है। बैठक में तय किया गया है कि सुबह का बजट सत्र 2 चरणों में पेश किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत 20 फरवरी से होगी और पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 2 दिन उस पर चर्चा की जाएगी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज के साथ सदन में विपक्ष के उपनेता आफ्ताब अहमद उपस्थित रहे। साथ ही बीबी बत्रा भी मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि इस बार के बजट में क्या खास होगा, साथ ही प्रदेश की जनता को कितना लुभाता है और विपक्ष को कितना सही लगता है। क्या इस बार के बजट में कुछ अलग होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब और दलीलों को देने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े, जिन पर इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उसके अंदर गवर्नर एड्रेस के ऊपर भी चर्चा हुई है कि उस दिन कॉलिंग अटेंशन लिए जाएंगे। उसके साथ साथ फिर आगे 2 दिन गवर्नर की स्पीच के ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपना बजट पेश करेंगे। रिसेस रखी जाएगी पिछली बार की तरह, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को चर्चित कर कमेटियां अपना विजन दे और उसके बाद 17 तारीख से रिज्यूम होकर 22 तारीख को सेशन कंक्लूड होगा। मतलब बजट सेशन शुरू होगा और उसी दिन पहले दिन गवर्नर एड्रेस होगा। गवर्नर एड्रेस के बाद कुछ विधायक कार्रवाई की जाएगी। एक आधा कॉन्स्टिट्यूशन मोशन भी लग सकता है और 17 तारीख से वो जो क्या नाम है इसका डिस्कशन शुरू होगा गवर्नर एड्रेस के ऊपर। 20 तारीख को अपना गवर्नर एड्रेस आएगा और उसके बाद 21 और 22 2 दिन गवर्नर एड्रेस पे बहस होगी और 23 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे एज फाइनेंस मिनिस्टर। डिस्कशन हुई है उसके अंदर गवर्नर एड्रेस की। तो बीएससी बैठक के बाद डिप्टी सीएम का बयान। बैठक में गवर्नर एड्रेस को लेकर चर्चा होगी और 2 दिन गवर्नर के स्पीच पर चर्चा की जाएगी। तो 23 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और 17 मार्च से फिर से शुरू किया जाएगा बजट सत्र। वहीं 22 मार्च को सेशन खत्म किया जाएगा और बजट के लिए सरकार बिल्कुल तैयार। तो सभी मुद्दों पर जवाब देगी सरकार और 2 चरणों में बजट सत्र होगा। बीबी बत्रा का ये बयान, जहां उन्होंने कहा 20 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं 21 और 22 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 23 फरवरी को हरियाणा का आम बजट पेश होगा। तो दूसरे चरण का बजट सत्र 16 की जगह 17 मार्च से शुरू होगा और 22 मार्च को होगी विधानसभा की आखिरी सेशन हुई है उसके अंदर। तो इस बार का बजट बेहद ही खास होने वाला है और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार पूरी तरीके से इस बार तैयार है। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी सरकार और ऐसे में विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। आपको बता दें आज बीएसयू की बैठक हुई। बैठक में बजट सत्र को लेकर फैसला लिया गया। अब 2 सिटिंग में ये सत्र किया जाएगा। पहली सिटिंग 20 फरवरी से शुरू होगी। राज्यपाल अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी और 21-22 पर अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 23 को बजट पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी सिटिंग की बात की जाए तो दूसरा चरण जो है वो 17 मार्च को शुरू होगा और 22 मार्च को खत्म होगा। पहले इसकी तारीख 16 मार्च थी पर उसे बदलकर 17 मार्च कर दिया गया। अब ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इस बार के बजट में सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या कुछ खास निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में आने वाले साल में चुनाव है। इसको लेकर आपको बता दें कि किस तरीके का बजट जो है इस बार पेश होगा, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। सरकार किन किन पहलुओं पर खास ध्यान देती है, किन किन वर्गों पर खास ध्यान सरकार का इस बार रहेगा, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको बता दें मनोहर सरकार के 3 साल बाद ये चौथा बजट पेश किया जा रहा है और ये बजट कितना खास होगा और उन 3 सालों के मुकाबले में क्या अन्य चीजें इसमें
ऐड की गई है और इसके साथ ही क्या कुछ खास इसमें इस साल के बजट में रहेगा, ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज जो चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि बजट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और वहीं आपको बता दें सरकार की तरफ से बजट को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि सरकार इस बार पूरी तरीके से तैयार है और इस बार का बजट भी हर साल की तरह आम जनता के लिए बजट होगा, आम जनता के हितों के लिए बजट पेश किया जाएगा। और वहीं सरकार जो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इस बार सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को इस बार घेरेगी और सरकार विपक्ष के, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कहना है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, तो इस बार का सत्र कैसा रहेगा ये देखना भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो बीएसपी बैठक के बाद डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आ गया, जहां पर उन्होंने कहा 23 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। वही चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजयपाल अहलूवालिया प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजवंत डहीनवाल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी गेस्ट का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजयपाल जी आपका रुख करूंगी, बजट पेश किया जाएगा, बीएसी की मीटिंग भी थी, महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई है, फैसला भी ले लिया गया है कि 2 सत्र में बजट को किया जाएगा। इस बार के बजट के लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, ये जो बजट आने वाला है प्रदेश की जनता को हित में ध्यान में रखकर जनहित बजट पेश होगा। जो अभी तक जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने प्री बजट चर्चा की है और चर्चा का काम लगभग पूरा हो चुका है। वित्त मंत्री जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, उस सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद एक ऐसा बजट पेश करेंगे जिससे सभी वर्गों को लाभ मिलने वाला है। और ये जो बजट आएगा ये बजट संतुलित और समावेशी बजट का, और चाहे जो युवाओं के लिए हमने सिकल कार्य किया है, जो युवाओं के लिए योजनाएं बनाई हैं, इनका इसमें विशेष रूप से रोजगार सृजन का कार्य होगा। जो हमने हरियाणा ओवरसीज सेल और हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन पहली बार ये बनाए हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा उद्योग जगत को मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के सृजन पैदा होंगे। और स्किल्ड कार्य के तहत युवा इसमें जुड़ेंगे और निश्चित रूप से ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा, रोजगार सृजन, सामाजिक एवं सभी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के समावेशी बजट होने वाला है। जी विजयपाल जी लौटूंगे आपके पास। उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी आपका रुख करूंगी, सरकार पूरी तरीके से इस बार बजट पेश करने के लिए तैयार है। ऐसे में क्या सरकार जो है, विपक्ष जाहिर सी बात है विरोध तो जरूर करेंगे, विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार कितनी तैयार है? बिल्कुल, सरकार पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से हमारा जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हरियाणा सरकार के अंदर है, हम भी पूरी तरीके से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम तैयार हैं विपक्ष का जवाब देने के लिए। और जो अब ये जो बजट जो आने वाला है, जिस तरीके के बजट हमने पिछले 3 बार जो हमने दिए हैं हरियाणा के अंदर, आप देखेंगे ये जो चौथा बजट है ये और उससे भी ज्यादा बेहतर हम लेकर आएंगे हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में जिस तरीके से नौकरियों की जो बात की उसका सृजन होगा ही होगा, लेकिन जो किसानों के लिए भी इस बार जो है उम्मीद है कि हमारे वित्त मंत्री और हमारे जो हरियाणा के सीएम है मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी, ये एक बहुत ही अच्छा बजट किसानों के लिए भी पेश करने वाले हैं। और जो सेंटर से जो मदद मिली है, उस मदद के द्वारा क्या क्या चीजें की जा रही है हरियाणा के अंदर, वो सारी बातें इस बजट के अंदर की जाएंगी। और एक अच्छा बजट जिसे कह सकते हैं कि जिससे पूरे हरियाणा वासियों को बहुत ही फायदा होने वाला है, ऐसा बजट हमारे सामने आने वाला है। अब देखेंगे कि एक अच्छा बजट जिससे कि हरियाणा जिस तरह से प्रगति करता चला जा रहा है, और पिछले 3 साल से खासतौर से जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिस तरीके से जो बेहतरी के जो काम पिछले 3 साल में हुए हैं, उसी बेहतरी के तरीके से चौथे साल भी आप इस बजट के माध्यम से देखेंगे एक प्रगतिशील हरियाणा के लिए एक बजट आएगा।
ठीक है उमेश जी, लौटूंगे आपके पास। विजय कौशिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका रुख करूंगी। सरकार की तरफ से आपने सुना कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है और इस बार का बजट भी बाकी 3 साल के बजट की तरह सभी वर्गों के लिए होगा और एक संतुलित बजट होगा। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसी तरह पर हरियाणा सरकार का ये ढकोसला बजट आपको दिखाई देगा, जिसमें आमदनी कम होगी, खर्चा ज्यादा दिखाया जाएगा, फिर उसकी भरपाई के लिए जनता पर टैक्स थोपने की बात होगी, कर्जा लेने की बात होगी बाहर से। पहले से ही हरियाणा को कर्जे की दलदल में डुबोने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जजपा गठबंधन की सरकार, इसने केवल हरियाणा की जनता के हितों पर हमेशा चोट मारने का काम किया है। जहां कोरोना के दौरान ये लोग शराब के गोदामों की दीवारें तुड़वाकर शराब बिकवाने में व्यस्त रहे, उसके घोटालों की जांच के नाम पर आज तक इन्होंने हरियाणा की जनता को झुंझुना बजाकर दिखाने का काम किया है। ये वो ठगबंधन सरकार है जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरे थे, लेकिन चुनाव के बाद में गठबंधन कर दिया हरियाणा की जनता को लूटने के लिए। निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता के ऊपर पहले से टैक्सों की मार है, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वो पानी के बिल हो, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे वो रोजगार की बात हम करें तो रोजगार के नाम पर इन्होंने केवल झुंझुना बजाने का काम किया। हरियाणा में कोई मदर यूनिट नहीं लेकर आ पाए। इनका ये कहना था कि विदेशों से नई कंपनियां लेकर आएंगे, कोई विदेशी निवेश के नाम पर कुछ नहीं है। और केवल हरियाणा में युवाओं की नौकरियां छिनी है, ठेकेदारी प्रथा को उन्होंने बढ़ावा दिया है। जगह जगह घोटाले इनके राज्य में सामने आ रहे हैं, चाहे वो कूड़ा उठाने के नाम पर घोटाला हो, चाहे वो नगर निगम या नगर पालिकाओं में विकास कार्यों को लेकर घोटाले हो। आज किसान की, मजदूर की, सभी की कमर टूटी पड़ी है। सबूत के तौर पर बताता हूँ, खोड़ी में गरीबों की झुग्गियां तो उखाड़ दी गई एक झटके में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगलों की जमीन पर जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने फार्म हाउस बना रखे हैं उन पर कार्रवाई करो, तो इस सरकार के हाथ पैर ही फूट गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं करती पूंजीपतियों के खिलाफ, क्योंकि उनसे चंदा वसूलती है, उनसे मोटी कमाई करती है। तो डबल पैमाने हैं। ये सरकार कहती है गरीबों को मिटाओ, आम आदमी को मिटाओ। जब पूंजीपति रहेगा तो ये सरकार छाती ठोक कर कहेगी कि हरियाणा में एक से एक अमीर रहता है। ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है? चुनाव को देखते हुए ये लोग बजट में लोक लुभावन घोषणाएं करेंगे, लेकिन जो पहले घोषणाओं की है पहले के बजटों में, जिनका जमीनी लेवल पर जनता को कभी कोई लाभ नहीं मिला, उसको लेकर खटारा सरकार क्या कहेगी? विजय जी, जो सत्र के लिए तारीख और समय तय की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, सत्र के लिए जो समय तय किया गया है आज, क्योंकि बीएससी की बैठक थी और उसके बाद जो समय तय किया गया 2 चरणों में सत्र होगा, इससे आप संतुष्ट हैं? पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष विमान जी जानकारी दे देंगे, क्योंकि इस बारे में पार्टी के विधायकों से राय ली जा रही है। उसके बाद हम आपको इसके बारे में पूरा विश्लेषण देंगे। निश्चित तौर पर सरकार के हम हर जन विरोधी कार्य का हरियाणा विधानसभा में विरोध करेंगे, और ये जो सरकार जो और टैक्स लादने की कोशिश करेगी उनका भी हम विरोध करेंगे। ठीक है विजय जी, लौटूंगे आपके पास। रजवंत डहीनवाल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़े हुए। रजवंत जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार को सुना आपने, सरकार तैयार है और कहा है कि बीते 3 सालों के बजट से और ज्यादा अच्छा इस साल का बजट जो है वो होगा। आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है? बजट से हरियाणा की जनता उम्मीद तो ये करती है कि उन्हें 7 साल की अगर बात तो उन्होंने हर बजट में एक चीज जरूर कही है, वो आपको भी ध्यान रही होगी कि बोला ये जो बजट है ये आगामी 50 साल के लिए आगे आगामी ठीक है। रजवंत जी, लौटूंगे आपके पास। तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रहे, लौटूंगे आपके पास। विजयपाल जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि तमाम आपने बोला काफी ज्यादा संतुलित बजट जो है फिलहाल ये इस बार का बजट होगा, बाकी 3 सालों के मुकाबले में इस बार का बजट काफी अच्छा होगा। और इसके साथ ही खासतौर पर, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है विपक्ष ने रोजगार का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया और कई जगहों पर किसान नाराज भी चल रहे थे, तो क्या इस बार का बजट किसानों पर फोकस रहेगा? के लिए, हर वर्ग के लिए ये बजट रहने वाला है। और विजय कौशिक जी इसमें कुछ सुझाव देते, क्योंकि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं
उन्होंने हर वर्ग से, हर स्टेक होल्डर से सुझाव लिए हैं और कुछ सुझाव को हम शामिल करते हैं। और ठीक कांग्रेस का एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है, कांग्रेस जीरो से शुरू होकर जीरो पे जाकर फिर थम जाती है। अरे भाई, कम से कम बजट के सेशन के ऊपर जब बजट आएगा उसके ऊपर आने के बाद आप अपने रिएक्शन दे, कोई बात नहीं, लेकिन बजट कितना बढ़िया बजट आएगा आपको पता होना चाहिए कि निश्चित रूप से पहली सरकार है हरियाणा की जिसने इतने सुधारात्मक कदम उठाए हैं। और किसानों को फसल बीमा कंपनियां, जो पहले किसान फसल बीमा नहीं कराते थे, 5500 करोड़ रुपया किसानों को फसल बीमा के तहत मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड की एक राशि केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। आज जो ये बजट हरियाणा का आने वाला, मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं कि खासकर जो गरीब कल्याण, किसान के लिए, युवाओं के लिए रोजगार सर्जन का जो कार्य इस बजट के माध्यम से होना जा रहा है। इसके बाद विजय कौशिक जी इसकी कोई आलोचना करें, कोई बुराई नहीं है। निश्चित रूप से विजय कौशिक जी, आप कांग्रेस का जो ढांचा है, वही घोटाले वाली कांग्रेस, वही भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस, वही सिर फुटबॉल कांग्रेस, वही चारों तरफ से मैं कहता हूं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसका जो मानसिक संतुलन है वो कहां चला जाए मेरे समझ में नहीं आता। आज निश्चित रूप से जो ये बजट आएगा, इस बजट से पूरा पहली ऐसी सरकार है कि जिसने सबका साथ, सबका विकास और सभी को साथ लेकर पूरे 90 के 90 हल्कों का विकास कराया। हमने विपक्ष के एमएलए को भी ग्रांट दी, इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। और निश्चित रूप से आज किसान के लिए 23 फसलें एमएसपी के ऊपर चली जाती हैं। ठीक है विजयपाल जी, लौटूंगे आपके पास। रजवन जी, आपका रुख करूंगी, आपका क्या रिएक्शन है और इसके साथ ही इनेलो कितनी तैयार है? क्योंकि देखिए बजट पेश हो रहा है और ऐसे में जाहिर सी बात है सरकार को घेरने के लिए भी इनेलो कितनी तैयार है। इसके साथ ही क्योंकि सरकार का कहना है कि इस बार का बजट काफी ज्यादा संतुलित होगा, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि सरकार का बजट हर बार संतुलित होने के दावा किया जाता है कि सरकार हमेशा ये कह देती है कि हम बेहतर बजट पेश करेंगे, लेकिन आज तक पिछले 8 सालों में जो भी बजट देखा है आपने, उस बजट में हर बार ये कहा गया है कि ये दूरदर्शी बजट है, ये इसके दूरगामी परिणाम आएंगे, आगामी 25 साल बाद या 50 साल बाद इसके बेहतर परिणाम नजर आएंगे। मेरा यही मानना है कि हमें बजट इस हिसाब से पेश करना चाहिए जिसके निकट भविष्य में फायदा मिले, लेकिन ये लंबे समय में, इसका मतलब हर बार ये कहा गया कि 50 साल बाद इसके फायदे मिलेंगे, 25 साल बाद फायदे मिलेंगे, तो जनता उससे क्या उम्मीद करे। और बात एक चीज आती है कि युवाओं के लिए अगर रोजगार के सृजन, अगर हर बार कहा जाता है कि युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने का हम ऐसा प्रावधान लेके आएंगे कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन हो, कितने युवाओं को रोजगार देने का काम किया इन्होंने। ये एक बात कहते हैं कि खोलने का काम किया इन्होंने, स्कूलों को मर्ज करने का काम किया, स्कूलों में बंद करने का काम इन्होंने किया है, स्कूलों में इनके अध्यापक नहीं है। ये किस चीज की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं? मैं अगर बात करूं, दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या है जो गिरते भूजल की समस्या, उसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। SYL की नहर के बारे में हर बार बजट लेके आते हैं कि हम SYL की नहर का निर्माण कराएंगे, बजट उसके लिए लेके आते हैं, कुछ बजट का क्या रहा। मतलब ये इन लोगों के समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा कि ये जो घोषणाएं करते हैं, बजट में जो चीजें लेके आते हैं, उसको धरातल पर लागू नहीं करा पाते ये। और यही समस्या है कि जनता का इनका विश्वास उठ चुका है। ये अगर हम बात करें कितने नए बस स्टैंड इन्होंने बनाए, वहां पर ये हालात है, आज भी ऐसे हालात है जहाँ पर आंगनबाड़ी और ये आंगनबाड़ी जो है वो धर्मशालाओं में चल रही है। तो ये कैसी व्यवस्था है जब आजादी के इतने साल बाद भी अगर इस प्रकार की व्यवस्था है, ऐसे बजट का फायदा क्या है? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता को जो जनता को जो मुख्य रूप से जिन चीजों की जरूरत होती है, हम ये कह सकते हैं बिजली, पानी, सड़क, अच्छी सड़क मिल जाए, लेकिन ये दे ही नहीं पा रहे। तो उसके बाद ये क्या कहेंगे? हर बार ये कहते हैं कि इससे महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई का कोई मतलब नहीं है, हर बार महंगाई बढ़ती है। लोग वहां पर घूमते हैं फिरते हैं इनके खिलाफ, हर वर्ग ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो ये सरकार के खिलाफ ना हो। आज हम बात करें, जो लोग विकास की बातें करते हैं, विकास की किसके माध्यम से कराएंगे? सरपंच जब से चुने गए हैं तब से धरने पर बैठे हैं, उनकी ये सुनने वाले नहीं है। और जब सरपंच जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी ये नहीं सुन रहे, तो और आदमियों की क्या सुनेंगे? तो यहाँ पर केवल और केवल विकास की बात करना, ये बजट केवल और एक ये है कि फॉर्मेलिटी पूरी करना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक संतुलित बजट जो केवल रजवन जी लौटूंगे आपके पास, की जनता को उसका फायदा नहीं आने वाला। ठीक है रजवन जी, लौटूंगे आपके पास। उमेश जी, आपने
सुना अपने विपक्षी दलों को, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले कौशिक जी कांग्रेस के अपने प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि ये इन्होंने आपस में खिलाफत में इलेक्शन लड़ा और साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ये अपने जो है कहते हैं ना गिरेवन में झांक के देखना चाहिए, कितनी जगह इन्होंने कहां पर इन्होंने इलेक्शन लड़े अगेंस्ट में और उसके बाद में मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। तो राजनीति में जो है कभी भी द्वेष भावना आपस में नहीं होती, लड़ना विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, बीजेपी अपनी विचारधारा है, हम अपनी विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं और उन्होंने भी एक्सेप्टेंस की है, तभी जाके ये जो है कोरिलेशन वाली सरकार बनी है। और पिछले 3 साल से आप देखेंगे कि दोनों ने ही मिलकर इतना अच्छा काम हरियाणा में किया है, लेकिन इनके पास में बजट के लिए कुछ कहने के लिए नहीं है, इनके पास सिर्फ यही पुरानी पुरानी बातें दोहराने के लिए है कि जी बजट गलत आएगा, बजट ये आएगा, बजट वो आएगा। अरे आप इंतजार करिए, कुछ दिन शेष रह गए हैं, आपके सामने बजट आएगा। और जहां तक बात करें, अभी हमारे इनेलो के साथी ने एक बात बोली कि जी ये जो बजट बनाते हैं ये आने वाले 25 साल या 50 साल के बारे में बात करते हैं जी। इनको ये नहीं पता है जब बजट बनाया जाता है तो बजट बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ पैसा ऐसा रखा जाता है जिसमें हमें इंस्टेंट जो काम करने हैं, सड़कों का काम है, सीवर का काम है, ये जो लोकल बॉडीज के जो काम है उसके लिए इमीडिएट बजट चाहिए होता है, उसके लिए तैयार किया जाता है। कुछ बजट ऐसा होता है जिसके अंदर हम सालों के अंदर हमें काम पूरे करने होते हैं, उसके हिसाब से किया जाता है। कुछ ऐसा है कि जिसको हम आज शुरुआत करें, मान लो आप एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट का काम चल रहा है तो ये एयरपोर्ट एक दिन में तो बनने से रहा, लेकिन अगर हम आज प्रावधान रख रहे हैं उसके लिए पैसे के लिए तो उसमें जो शुरुआत हो चुकी है, अगले 4-5 साल में वो चीज नजर आएगी। तो ये अलग अलग तरीके से बजट कोई अलग फेस होते हैं और हर फेस में उस पैसे को रखा जाता है। तो ये जो कहना है इनका कि बिल्कुल गलत है कि ये 25 साल बाद की जो है प्रयोग करते हैं कि 25 साल बाद क्या होने वाला है, 50 साल होने वाला है। आप देखेंगे, आप बजट को, पिछले बजट को भी उठा के देख लीजिए, उससे पिछले बजट को भी उठा के देख लीजिए, हर बजट के अंदर जो प्रावधान किया गया है उस प्रावधान के अनुसार जो जरूरी होता है, जो फर्स्ट स्टेप पे जिसमें पैसे की जरूरत है उस पैसे के हिसाब से किया जाता है, सेकंड स्टेप पे जो जरूरत है उसके हिसाब से किया जाता है। लेकिन आज के समय में अगर देखें, विपक्ष के इनेलो की बात करें और कांग्रेस के पास बात करें तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जितना बढ़िया सरकार बीजेपी और जेजेपी मिलकर चला रही है, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है कि जी इन्होंने अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी और ये एक हो गए, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी नहीं, ये 2024 में भी आने वाले नहीं है हरियाणा के अंदर। तो ये इनके मन की जो भावना है वो निकल के आ रही है कि भाई किस तरीके से ये लोग एक हो गए। लेकिन एक हो गए जिस तरीके से गठबंधन की सरकार चल रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाता हूं कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनकर निकल कर आएगी। ठीक है उमेश जी, लौटूंगा आपके पास। विजय कौशिक जी, रजवंत जी को भी सुना आपने, उमेश जी को भी सुना आपने, आपका क्या कहना है? क्योंकि उमेश जी का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, पुराने मुद्दे को विपक्ष जो है उठाती आ रही है। जब झूठ के मार्ग को लेकर जब दो दल एकजुट होते हैं, तभी अगर इन्होंने सही मायने में कोई विकास के काम किए होते, कोई ईमानदारी के साथ रोजगार दिलाने की बात होती, कोई महंगाई घटाने की बात होती, कोई बुजुर्गों को कोई राहत देने की बात होती, कोई गरीब लोगों को राहत देने की बात की होती, तो हम समझते कि किसी सही मुद्दे पर दो राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, कौन करवा रहा है कि गठबंधन सरकार करा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, किसने करवाए? गठबंधन सरकार ने। अवैध खनन में डीएसपी तक को मार दिया जाता है, उसके बाद में एक और डीएसपी के खिलाफ जो है खनन माफिया इस तरह से कदम उठाता है, बाद में किस तरह से पुलिस अधिकारी अपनी ही बात से मुकर जाते हैं कि नहीं, खनन माफिया ने मारने का प्रयास नहीं किया था। तो ये गठबंधन सरकार में जब इस तरह की घटनाएं होती है, मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ कि अरावली में आप पूंजीपतियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, गरीबों को मिटाने का काम बखूबी कर रहे हैं। 1919 में अंग्रेजों ने पीएलपी एक्ट बनाया था अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों को बचाने के लिए। आज इन अरावली की वादियों में लाला रामदेव जमीनें खरीद रहा है और उसको राहत देने के लिए सरकार कानूनों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। कितना बड़ा फरेब है। हमारे फरीदाबाद में, गुड़गांव में 20 रुपए प्रति घर से कूड़ा उठा करता था। ठीक है विजय जी, रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है हमारे पास और माफी चाहूंगी यहाँ पर। आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। विजयपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजवंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट पेश होना है और ऐसे में इस बार देखना होगा कि सरकार के पिटारे से आम जनता के लिए क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।